अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर और ख़ासकर जो प्रेसिडेंट जो हम देख रहे हैं, ख़ासकर यहाँ पर सदर की बीजिंग में मुलाकात हुई है, रूसी सदर की यानी कि पुतिन साहब की। यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि तमाम बायलैटरल रिलेशन पे एक काफ़ी इम्पैक्ट्स देने की कोशिश की गई है। अच्छा, ये दोनों जो एक हम मनसब हैं, ख़ासकर हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, और रूसी सदर यानी कि पुतिन की। यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि बीजिंग में मुलाकात से फ़ायदा क्या होगा। इस इम्पैक्ट से हम पहले ही ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, स्टील मिल्स के हवाले से रशिया का ताउन आपको याद होगा, वो जो एक पाइपलाइन में है वो मौजूद है। गवादर में एक रिफाइनरी के हवाले से जो है उसके ऊपर एक पेशरफ्त भी जो है वो की जा सकती है और उसकी भी बातचीत हुई है। और दूसरा ये कि जो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए रशिया की जो एक प्रपोजल्स हैं उनको ज़रा थोड़ा सा एक तेज़ करने की बातचीत हुई है। ये तमाम चीज़ें हमने देखा, बीजिंग में बड़ी एक खुशाइन मीटिंग हुई यहाँ पर, और इससे ये भी एक वाज़े तौर पे चीज़ें सामने आई हैं, वो ये कि हमारे लिए रीजनल जो एक कोऑपरेशन है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की रशिया के साथ ट्रेड भी बढ़ रही हैं, और पाकिस्तान की ऑफ कोर्स नेबरहुड में जो ट्रेड के हवाले से एस्पेक्ट्स या इनिशिएटिव्स हैं वो भी वाज़े तौर पर आ रहे हैं। आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। काज़ाकिस्तान के हवाले से आपको बताएं कि पाकिस्तान की जो एक बंदरगाह यानी कि पोर्ट्स हैं उनको एक अहम जो एक हम कह सकते हैं वस्ती एशिया के लिए जो है वो एक ट्रांजिट बनाने का एक हम कह सकते हैं हब बनाने की जो है वो ऐलान किया गया है। ये एक बहुत खुशाइन बात है, ख़ासकर काज़ाकिस्तान की तरफ से, जो एक बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो पोर्ट्स हैं उनको एक हब पोर्ट्स की तरह जो है वो यूज़ किया जाए। उससे ये होगा कि तमाम बिजनेसेस हब जो हैं वो एक तो ये पोर्ट्स बन जाएंगे, और दूसरा ये कि तमाम जो एक ट्रेड होंगी उसके लिए ट्रेड हब भी हो जाएगा ये। तो आज इसके हवाले से बात करेंगे, इस ट्रांजिट की जो एक अहमियत होगी वो क्या होगी, पाकिस्तान इससे कैसे मुस्तफ़ीद होगा, पाकिस्तान के लिए ये कितनी अपॉर्चुनिटीज़ लाएंगे फ्यूचर में, और साथ साथ पाकिस्तान इससे अपने बिजनेसेस कैसे बढ़ाएंगे, आज इसके हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड सतह देखी गई है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान की 1,52,000 का लेवल आज मार्केट ने क्लोजर में भी अचीव किया है, यानी कि इंट्राडे हाई में भी अचीव किया, वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, और साथ साथ क्लोजर में पहली दफ़ा ये जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर है देखा गया है। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे पीएसएक्स की क्या परफॉर्मेंस देखी जा रही है, और ख़ासकर इंडेक्स की जो पोजीशन है, इसकी प्राइस अर्निंग मल्टीपल कहाँ है, और कितना ज़्यादा रीजन में अभी भी हम जो है वो लोअर साइड पे हैं, और कितना इसके अंदर चार्म है जिससे तमाम इन्वेस्टर्स, फॉरेनर्स फ़ायदा उठा सकते हैं लोकली, और जो हम देख रहे हैं तमाम मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स। तो आज ये डिटेल डिस्कशन करेंगे। एंड लास्टली टीसीपी के हवाले से बात करेंगे। इसके ज़रिए चीनी की दरामद, ख़ासकर IMF ने तकरीबन 47% टैक्सेस और ड्यूटी रिलीफ की मंजूरी दे दी। FBR की जानिब से ये नेशनल असम्बली में बताया गया, ब्रीफिंग दी गई कि IMF ने ये ड्यूटी जो है वो वेव ऑफ की है। 47% तक जो टैक्सेस हैं वो रिलीफ दिया है, आम आवाम को इसका फ़ायदा होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स ये एक बड़ी अच्छी बात है। अशिया खुर्दनोश की जितनी कीमत होंगी उतना ही एक हमारे लिए आम इन्फ्लेशन के लिए जो है, खासकर फूड इन्फ्लेशन, उससे कम होगी। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ ओवर जूम गेस्ट मौजूद हैं, खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कामरान नासिर साहब, आप बिजनेसमैन हैं, एक्सपर्ट हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे, सबसे पहले ये बताइए कि हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की, एंड रूसी प्रेसिडेंट की बात करें, यानी रशियन प्रेसिडेंट की बात करें, बीजिंग में मुलाकात हुई है, कैसा लग रहा है, ख़ासकर SCO में शिरकत होना, फिर तमाम काउंटर पार्ट से भी मुलाकातें होना, और उसके अलावा जो एक साइडलाइंस जो मीटिंग होती हैं उसमें तमाम अपने ट्रेड की और रीजनल जो हमारी एक कोऑपरेशन, कनेक्टिविटी, या सोशली, मॉरली, थॉरली जो हमारी एक बॉन्डिंग होती जा रही है कंट्रीज़ के साथ, कितना ज़्यादा एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है पाकिस्तान की जानिब से? Natasha, thank you so much for having me in the program. आई थिंक कि जो आपका प्रेमाइस है क्वेश्चन का कि इस मुलाकात को कैसे देखा जाना चाहिए, या एक अगर नजरियाती तौर पर या इसका एक डीप एनालिसिस करें तो ये कैसी है। देखिए, अगर पाकिस्तान को पिछले जिसे कहते हैं माजी करीब में आप देखें तो जियो पोलिटिकली और जियो इकोनॉमिकली पाकिस्तान तकरीबन इररेलेवेंस की स्टेज पे चला गया था। और ये रेलेवेंस बड़ी खौफनाक इसलिए भी थी क्योंकि ये मईशत को भी किसी तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकती थी, और दूसरी बात है कि ये पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल स्टैंडिंग है या जो कंट्रीज में अपने नेबर्स का स्टैंडिंग है उसको भी हम काफी अपने लोवेस्ट पॉइंट पे चले गए थे। उसके बाद खैर पिछले 2 साल के अंदर एक इकोनॉमिक रिजीम चेंज हुई, इकोनॉमिक मैनेजमेंट की तरफ जो नई हुकूमत है उसने एक जोरों शोर से
कदम बढ़ाया, एसआईएफसी काम में आई, एसआईएफसी ने बहुत मुस्बत किरदार प्ले करना शुरू किया। और इस सारे केस के दरमियान में ये पाकिस्तान का ये मार्का हक जो है, ये इंडिया के साथ जो ऑल्टरकेशन थी, जो जंग थी 4 दिन की, ये हुई। उस जंग ने बहुत सारे जो डिसबैलेंसेस और डिसबिलीफ्स थे, इन सब को रेक्टिफाई कर दिया और करेक्ट कर दिया, जिसका पूरा क्रेडिट पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को जाता है, और उसके साथ साथ जितनी भी पॉलिटिकल क्यादत है, तमाम पार्टीज, क्योंकि वहां पे एक आपको नेशनल अलाइनमेंट नजर आई। उस नेशनल अलाइनमेंट ने जो मैसेज भेजा, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि पाकिस्तान को जो भी कोई ये समझ रहा था कि ये मुआशी तौर पे अगर इस वक्त बुरे हाल में है, तो ये शायद अपनी मिलिट्री पावर में भी अपने लोवेस्ट पे होंगे और कोई हम आंगी नहीं होगी, ऐसा नहीं निकला, बल्कि उसके बरस नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया इंडिया के साथ। जिस तरीके का ये मार्का हुआ, उसमें जो शिकस्त और जिस हजीमत का सामना हिंदुस्तान को करना पड़ा, मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही बायसे फख्र चीज़ है तमाम पाकिस्तानियों के लिए। वहां से जो एक शिफ्ट आई, वो शिफ्ट ये आई कि जो समझ रहे थे कि जियो पोलिटिकली पाकिस्तान इज नॉट रेलेवेंट, पाकिस्तान केम बैक टू लाइमलाइट। और जियो इकोनॉमिक्स पे भी उसका इम्पैक्ट ये आया कि पाकिस्तान विद इट्स प्रॉक्सिमिटी विद चाइना जो सी पैक कर रहे थे, और उसके अलावा जिस तरीके से अमरीका अमरीका ने आपको इग्नोर किया हुआ था, तो अमरीका को नजर ये आया कि पाकिस्तान को कभी भी ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते कि ये इररेलेवेंट हो, और इनकी माशी भी रेलेवेंस है और उसके साथ साथ इनकी पॉलिटिकल रेलेवेंस भी है। अब इन सारी चीजों से अगर आप देखें, फिर वो ट्रम्प साहब से मुलाकात थी, फील्ड मार्शल की, उसके बाद स्टेटमेंट्स थी, इंडिया अपने प्रॉब्लम्स को इस वक्त झेल रहा है कि उसने ये स्टेप क्यों उठाया, और वहां पाकिस्तान को ये जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक रेलिवेंस मिली। इसी को जोड़ लें अगर राइट। आप एससीओ अच्छा समिट के कामरान साहब, साथ, एक और सवाल मेरे मैं ख्याल आपसे में। करना चाहती हूँ। ये तमाम आप बता रहे हैं डिटेल, इसके अंदर हमने एक चीज़ ये देखी कि अब इंडिया के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो ज़ीरो टैरिफ के लिए भी अब बता रहा है कि हम ज़ीरो टैरिफ के लिए भी तैयार हैं, हमें प्लीज़ कोई अपॉर्चुनिटी दे दें। एक तो ये बात है, और दूसरी तरफ ये है कि हमारे पास एक जो एक हम कह सकते हैं ना डिप्लोमेसी का एक इम्पैक्ट, वो बहुत ज़्यादा है। चाहे हम अपने रिलेशंस की बात करें यूएस के साथ, चाइना के साथ या रशिया के साथ, ये तमाम रिलेशंस हमारे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि चाइना के हवाले से ही जो टैरिफ का एक वार स्टार्ट हुआ था, रेगुलेटरी ड्यूटी वार, ये आपको भी याद होगा, हमें भी याद होगा। तो आप समझते हैं कि सबसे अच्छी अगर डिप्लोमेसी देखी जाए, तो अभी पाकिस्तान के जो यूएस रिलेशन देखे जा रहे हैं, रीजन में सबसे कम टैरिफ का होना, ये इस चीज़ की एक हमाजी है कि तमाम जो एक अरसे से हमारे रिलेशन थे, तो आज इस वक्त के जो हालात हैं वो सबसे परफेक्ट हालात हैं फॉर दी, अगर हम पर्पस ऑफ बिजनेसेस ज़रा थोड़ा सा इसको देखें। बिल्कुल सही है। और ये जो मौका मिला है, इसमें जो हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी थी और जो हमने जिस तरीके से अपने आप को कंडक्ट किया है, और कंडक्ट सिर्फ इसमें हमने मतलब चाइना तो पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका की टैकलिंग हुई और टैरिफ के इशू पे हमने प्रोएक्टिव इस मसले को हल किया, इसमें बहुत क्रेडिट गवर्नमेंट को जाता है और हमारी जो मौशी टीम है उसको जाता है कि उन्होंने प्रोएक्टिवली उनको एंगेज कर लिया, और ये समझ लिया था कि इस इशू को आप इग्नोर नहीं कर सकते, बल्कि आपको यहाँ पे एक बैलेंसिंग रोल प्ले करना है, जिसमें हिंदुस्तान को ठीक ठाक टैरिफ्स के बेसिस पे नुकसान हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान जिस तरीके से चल रहा था, तो उन्होंने फॉर अ राइट ले लिया था कि अमेरिका हिंदुस्तान को सपोर्ट करेगा चाइना को बैलेंस करने के लिए। और उसमें वो पाकिस्तान को जो जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग आर्म कर रहे थे, मेरा ख्याल है वहां पे एक रिफ्लेक्शन पूरी दुनिया को ये मिल गई, क्योंकि ये बेट जो है ये इतनी सही नहीं है। दूसरी तरफ चाइना जो काम करना चाहता है, वो ये करना चाहता है कि वो दुनिया को बताना चाहता है कि मल्टापोलर वर्ल्ड होगा, और मल्टापोलर वर्ल्ड के अंदर देर इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ एक पावर जो है वो सुप्रीम होगी, बल्कि मल्टीपल पावर्स पूरे एरिया को और राइट। पूरी दुनिया को डोमिनेट करेंगी। इस पैरामीटर में अगर आप देखें, तो पाकिस्तान को बैलेंस करना पड़ेगा, और वो पाकिस्तान ने किया भी है बहुत अच्छा, और आगे जाते हुए भी कि जहां अमेरिका से आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हो रहे हैं, और कल को मिनरल्स पे बात हो रही है, बलूचिस्तान के जी अंदर जी जी। माइनिंग की बात हो रही है, तेल के जखायर की बात हो रही है, जो कि इकोनॉमिकली पाकिस्तान को बहुत स्ट्रॉन्ग बूस्ट दे सकते हैं। वहीं पे चाइना आपका ऑल वेदर फ्रेंड है, और रीजन के अंदर चाइना कैन नॉट बी इग्नोर्ड, और आपके ताल्लुकात उससे मजीद मजबूत होने चाहिए। और एससीओ समिट के अंदर जितना इंपॉर्टेंट रोल पे पाकिस्तान की पोजिशनिंग चाइना ने की है, या जिस तरीके से आप ग्लोबली इस एससीओ समिट में देखेंगे, मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत खुशहाल बात है, और हमें अपने कार्ड्स को बहुत अच्छे तरीके से प्ले करना चाहिए। एक बयान जो प्राइम मिनिस्टर का वहां पे था कि वो तमाम हमसाय ममालिक से ताल्लुक जो है वो नॉर्मलाइजेशन भी चाहते हैं और अमन के ख्वाहिश है, ये बहुत अच्छा मैसेज है। ये जिसे कहते हैं एक अबव बोर्ड और एक सुलझा हुआ मैसेज है एक मुल्क की तरफ से जाना। इन्हीं चीजों को अप्रिशिएट करते हैं मेरे ख्याल में आज के दिन में
जहां आप सीपेक की बात करेंगे, ना रशिया आपको इग्नोर कर सकता है, ना आपको चाइना इग्नोर कर सकता है, और आपको इन चीजों को कैपिटलाइज करना है फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स। नंबर वन के सेंट्रल एशियन राइट। स्टेट्स में पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है बिकॉज ऑफ इट ज्योग्राफिक प्रॉक्सिमिटी। उस प्रॉक्सिमिटी के ऊपर हम बहुत सा सरमाया, बहुत सी एक्सपोर्ट, बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री लगा सकते हैं आने वाले वक्तों में, जो कि ये सी पैक और बेल्ट रोड इनिशिएटिव से आपको मिलेगी। दूसरी जानिब जहां पे चाइना का इंटरेस्ट भी है, अमेरिका इंटरेस्ट का इंटरेस्ट भी है इनटू जिसे कहते हैं आपके रेयर अर्थ मिनरल्स, जिसकी पाकिस्तान में एक भरमार है, वहां पे अच्छी पॉलिसी मेकिंग, लॉन्ग टर्म पॉलिसी राइट। मेकिंग, जिसको आपने अट्रैक्ट कर लिया है, इसको आपको चैनलाइज करना है, तो देन पाकिस्तान probably will have an excellent future provided कि हम कंटिन्यू रखें इस मोमेंटम को और सारे फैसले अबव बोर्ड होके नेशनल इंटरेस्ट में करें। राइट। वेल, मेच्योरिटी पाकिस्तान की जानिब से हमेशा ही देखी गई और इस बार तो बहुत ज़्यादा आपने जैसे फरमाया। अच्छा, मैं काज़ाकिस्तान के हवाले से बात करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान को वो चाहते हैं ख़ासकर पूरे वस्ती एशिया के लिए एक ट्रांजिट हब बनाने की जो एक ख्वाहिश है उनकी है। तो कैसे समझते हैं आप, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ कितनी होंगी पाकिस्तान के पास, और हब मीन्स कि हमारे लिए बिजनेसेस जो है वो एक न्यू डोर्स ओपन होते हैं, इसके हवाले से ही बताइएगा। बिल्कुल ऐसे नताशा, देखिए पाकिस्तान को जो एक अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग है वो उसकी ज्योग्राफिक प्रॉक्सिमिटी है। सेंट्रल एशियन स्टेट्स को रास्ता पाकिस्तान से होकर गुजरता है, और अगर आपने दूसरी साइड पर जाना तो भी पाकिस्तान विल प्ले दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। और अगर आप देखें तो राइट। एक टग ऑफ वॉर अगर यूएस के अंदर थी चाइना के साथ, तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम इस चीज की थी कि ये जो सी पैक बनेगा उसमें पाकिस्तान की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी, और पाकिस्तान और ये सारे एरिया पे उनकी गिरफ्त जो है वो शायद कमजोर हो जाए। अब वहां पे एक बैलेंस्ड अप्रोच की अमेरिका को भी जरूरत थी, जो कि मेरा ख्याल है कि आज के दिन में उनकी जो इस वक्त टॉप ब्रास है वो ये अंडरस्टैंड करती है कि इकोनॉमी कम्स फर्स्ट, और जहां पे भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो वहां पे पाकिस्तान को इस रीजन में इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। और इसी प्रॉक्सिमिटी के अंदर काजाकिस्तान भी आ जाता है, और अगर ये कॉरिडोर बनता है, अगेन आपके वो सूबे, खास तौर पे जहां मैं केपीके की बात करूं, दूसरी साइड पे जो उसके साथ बलूचिस्तान भी लगता है, ये वो सूबे हैं कि जहां पे ज्यादा मईशत की ग्रोथ आ सकती है, और यहाँ पे एक इकोनॉमी को स्टर करने के लिए आपके पास बहुत अच्छा मौका होगा। सो इंडस्ट्रीज तो तमाम की तमाम इसके अंदर बेनिफिट करेंगी, बट एट द सेम टाइम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी गिरेगी, अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी हो सकती है। और जब भी कभी आप इस किस्म के नेबर्स के साथ ट्रेड का फायदा उठाते हैं, तो आपके लिए क्लासिक एग्जांपल यूरोप की है। यूरोप के अंदर क्योंकि ये एंट्री बैरियर्स और ये रोड रेल नेटवर्क्स कंप्लीट थे, तो आप यूरोपियन इकोनॉमी को अगर स्टडी करें तो उन्होंने तमाम चीजों को साइड पे रख के इकोनॉमी को प्रेफर दी। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि हमारा नेबर इंडिया है, और इंडिया इन चीजों पे पाकिस्तान के लिए हमेशा, बल्कि रीजन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर इंडिया की प्रॉब्लम ना होती तो मेरे हिसाब से ये रीजन इतना ज्यादा फ्लरिश कर सकता है, जहां पे दुनिया की सिर्फ 4 ममालिक में 50% आबादी है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और चाइना 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। और साथ अगर नेबरिंग कंट्रीज को मिलाएं, तो जो एनर्जी की ट्रांसपोर्ट है, गैस की ट्रांसपोर्ट है, फ्रॉम ऑल अदर एस्पेक्ट्स, ये एरिया इतना ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है और माशी तौर पे इतना आगे जा सकता है, और लोगों के लिए इतनी ज्यादा अच्छी जिसे कहते हैं कि फ्यूचर अवेलेबल हो सकता है, माशी तौर पे भी, और उसके अलावा फ्रॉम ऑल अदर पर्सपेक्टिव्स। सो आई थिंक कि ये राइट। बहुत अच्छे इकदाम है, सिवाय इसके कि हमारी पॉलिसी मेकिंग जो अच्छे चैनल पे गई है, वहां पे हमें इस चीज का एहतमाल रखना है कि हम किसी एक साइड की तरफ होके अपना टिल्ट या किसी को डिस्टर्ब ना करें। ये मल्टापोलर वर्ल्ड है, इस मल्टापोलर वर्ल्ड की रियलाइजेशन हमें है, और हम अपने आप को गवर्न भी उसी तरीके से करें। राइट। कामरान साहब, अब ये हमने एक थोड़ा सा रीजनल पॉलिटिक्स कह लें या जियो पॉलिटिक्स कह लें, वो तो हमने डिस्कस किया, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, यानी कि हमारी लोकल मार्केट के हवाले से। कैसे देखते हैं इंडेक्स की परफॉर्मेंस? आज अगेन ऑल टाइम हाई लेवल्स मार्केट के अंदर देखे गए, खासकर इंटरडे हाई में भी, क्लोजर में भी, और मार्केट में इतनी फिनोमिनल परफॉर्मेंस देखी जा रही है। तो क्या लगता है, एक एनालिसिस और आने वाले दिनों में मार्केट में जो एक एनालिटिकल व्यूज़ मौजूद हैं कि 200K को टच करेगी, तो क्या अब ऐसा ही लग रहा है कि नेक्स्ट स्टॉप वहाँ पर जाकर होगा? बिल्कुल ऐसा लग रहा है, और मेरा ख्याल है कि इससे आगे भी जाएगी, आप 2.5 लाख भी देख सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि उसके लिए बड़ा इंतजार करना पड़े। अगर जी। जिस सिमत में हम गए हैं, जहां पे हमने अपने फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल किया, जहां पे हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल किया, और हम ट्रेड सरप्लस को फोकस कर रहे हैं,
अगर हमारा फोकस यहाँ पे रहा और हम इंपोर्ट के अंदर अननेसेसरी एक्सपेंशन पे ना गए और वो चेक एंड बैलेंस उसमें एक्सपोर्ट का और रेमिटेंसेस का ना रहा, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट अभी तो बहुत आगे जाने के मतलब रास्ते मौजूद है। देखिए आज के दिन में जो पी का मल्टीपल है वो 8 साढ़े 8 के दरमियान चल रहा है। पाकिस्तान हिस्टोरिकली 12 साढ़े 12 पे रहा हुआ है, शायद 13 उसने टच किया था, इफ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट। राइट। तो अगर आप उस मल्टीपल को और उस री रेटिंग पे जाएंगे इन तमाम चीजों को तो मैनेज करते कामरान हुए, साहब, तो रीजन में मेरा ये हमारा ख्याल है कि कितना 2.5 लाख भी आप मल्टीपल है? 12 महीने में रीजन से जी हमारा डिस्काउंट अब तो बहुत सिग्निफिकेंट है। इंडिया 20 से ऊपर ऑपरेट कर रहा है, बाकी सारी कंट्रीज भी 20 से ऊपर ऑपरेट कर रही हैं, आप अगर 8 पे हैं तो ये सिर्फ रिफ्लेक्शन ये है कि ओवर 50% आपका डिस्काउंट है इस वक्त, जो कि कभी नैरो होकर 30% पे आ गया था। हम एज हाई एज 70-80% डिस्काउंट पे भी गए हैं जब स्टॉक एक्सचेंज ने अपने लोवेस्ट को हिट किया और इस जी अरसे में जी। प्रॉब्लम में रही है। सो बिजनेसेस में तो चाम बड़ा है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और देखिए कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, कंसिस्टेंसी, और जिधर आप अपना फिस्कल डिसिप्लिन इंश्योर करेंगे और इस चीज को अंडर चेक रखें कि हमारा ये जो बूम बस साइकिल है जो हर 4-5 साल बाद आ जाता है कि हम दोबारा इंपोर्ट खोल देते हैं और एक दिन पता चलता है कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बढ़ गया, उसके बाद आईएमएफ आएगा, उसके बाद इंटरेस्ट रेट जैक करेंगे और इकोनॉमी को स्लो डाउन करेंगे। हमें इससे निकल के एक स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस की तरफ चलना है, तो आपकी सारी चीजें बहुत जबरदस्त होंगी। राइट। अच्छा, अगर हम देखें थोड़ा सा शुगर के हवाले से, तो अगेन आईएमएफ ने रिलीफ दिया है, 47% टैक्सेस और ड्यूटी रिलीफ की मंजूरी दे दी है। इसके हवाले से क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, जो कि एक खतरात थे फूड इन्फ्लेशन के हवाले से। तो ओवरऑल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में आपको क्या लग रहा है कामरान साहब, के आने वाले दिनों में कितनी बेहतरी होगी? और ख़ासकर जो इंटरेस्ट रेट के हवाले से या इन्फ्लेशन के हवाले से जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें कंट्रोल्ड, और एक जो अगर हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की भी अप्रोच देखें, तो ये तमाम एक ऐसा लगता है कि थोड़ा फाइन करके एक इकोनॉमी को देखकर और फिर उसके बाद ये मॉनेटरी पॉलिसी के जो डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं, ताकि कोई एक इम्बैलेंस ना हो, जैसे आपने बूम एंड बस्ट साइकिल का जिक्र किया। तो कैसा लग रहा है अभी ओवरऑल सिनेरियो? टू आंसर योर क्वेश्चन, जहाँ तक शुगर की बात है तो हमें एक रिलीफ तो मिला, और सर्टनली जो आईएमएफ ने एग्री किया अगर वो हो जाता है तो एटलीस्ट आप किसी प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे। लेकिन ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन या मीडियम टर्म सोल्यूशन इसका ये है कि आपकी ये नौबत आनी ही नहीं चाहिए कि पहले आप एक्सपोर्ट कर देते हैं उसके बाद आप इंपोर्ट की तरफ चले जाते हैं। सो इस चीज को मेरे ख्याल में अंडर चेक रखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज अभी तक अगर आप रियल इंटरेस्ट रेट देखें तो लोग अगर इन्फ्लेशन से कंपेयर करेंगे तो आपको 7-7.5% के दरमियान नजर आएगा। क्योंकि जी। इन्फ्लेशन का नंबर बहुत ज्यादा बहुत कम है और दूसरी तरफ आपका जो पॉलिसी रेट है वो भी 11% पे है। मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाते हुए इन्फ्लेशन थोड़ी सी बढ़ेगी और स्टेट बैंक फॉरवर्ड लुकिंग चल रहा है, तो स्टेट बैंक से इंटरेस्ट रेट रिडक्शन मुझे 1% से ऊपर की नजर नहीं आती। और मुझे उनका ये कॉशियस स्टांस, हालांकि हम बिजनेस में हैं, मुझे अच्छा इसलिए लगता है जी। क्योंकि आई डू नॉट वांट कि पाकिस्तान दोबारा किसी ऐसी जगह पे चला जाए कि कम इंटरेस्ट रेट को अचानक कम लेकिन करने के कामरान बाद साहब, इन्फ्लेशन हमारे ऊपर आ पास जाए तो आप फ्लड फिर की उसको नहीं सूरत कर हाल सकते। देख रहे हैं आप, पूरे मुल्क के अंदर थोड़ा सा ये चीज़ है कि हमारे सामने है फ्लड कितना ज़्यादा एक बेहंगम, यानी कि नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं। और दूसरा ये कि हमारे पास अगर एक तरफ हम स्टॉक मार्केट की या इकोनॉमी की पोजीशन देखें तो यहाँ पे स्ट्रांग भी है। तो नियर टर्म जो मेरा पूछने का मकसद था वो यही था कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो हालात हैं वो कंट्रोल्ड है। जी मुझे कंट्रोल लगता है। मुझे ये भी लगता है कि शायद वाटर मैनेजमेंट, हालांकि ये फ्लड की जो डिजास्टर सिचुएशन है इसमें इंडिया का बहुत रोल है कि वो वाटर टेररिज्म से बाज नहीं आ रहा और पाकिस्तान को इधर भी एक रेजोल्यूट एक्शन लेना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में रिजॉल्व तो बहुत स्ट्रांग था क्योंकि हमने इसको कहा है कि कोई भी ऐसी हरकत करेंगे वो एक्ट ऑफ वॉर है। सो दिस हैज टू बी, इसको ग्लोबली ज्यादा उजागर करने की जरूरत है। दूसरी साइड पे अगर आ जाए तो वाटर मैनेजमेंट पे व्हाट आई फील इज के अगर तो हमारी जो इस वक्त प्रोविंसेस ने जिस तरीके से एक्ट करना शुरू किया है और सिंध में भी किया है, पंजाब में भी हुआ है, अगर पानी निकल गया तो आपका इतना बड़ा डैमेज नहीं है। डैमेज आपका तब होगा अगर पानी खड़ा हो गया और पानी को निकालने का तरीका कि उसको डाउन स्ट्रीम में वो समुद्र तक जाना है, अगर उसके चैनल्स के ऊपर काम कर ले, लोगों को डिस्प्लेस कर ले। जैसे सिंध में अगर आपने अखबारों में भी देखा होगा कि 2-2.5 लाख अफराद जो है उनको तो ऑलरेडी उन्होंने वहां से इवैक्यूएट किया जी जी जी। है। और अगर उस सारे चैनल को सीधा रखें और पानी फ्लो आउट कर गया तो मेरा ख्याल है में 10-15 दिन की तकलीफ है। अगस्त का थोड़ा सा महीना और सितंबर का थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा, लेकिन इकोनॉमिक नंबर्स को या किसी भी जगह पे मैं किसी किस्म का मेजर डेंट नहीं देख रहा। राइट।
वेल कामरान साहब, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि इकोनॉमी के नंबर्स के हवाले से ऑफ कोर्स फ्लड है और ये इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन इन तमाम चीज़ों से या नेचुरल डिजास्टर्स हैं ये आते हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में इससे निपटने के लिए और पाकिस्तान में जो अभी जो एक इकदाम किए जा रहे हैं उनसे यकीनन जो है वो अब इकोनॉमिक डेंट जो है वो नहीं होगा। मजीद भी बात करेंगे, हमारे पास अंडर इंडेक्स अपडेट्स मौजूद है। लेट्स हैव अ लुक आज के मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। हंड्रेड इंडेक्स अपडेट्स में सबसे पहले वाओ, यू कैन सी द नंबर्स, आज तमाम सर्कमस्टांसेस ही चेंज है। ओपन हुई मार्केट 1,50,975.48 के लेवल पर हायर साइड मार्केट गई, ऑल टाइम इन द हिस्ट्री 1,52,201.87, लोअर वाज 1,51,320.49 एंड फाइनली क्लोजर 1,52,201.87। आप देख सकते हैं ये नंबर्स डेली दिखाई नहीं देते, बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट के आज के नंबर्स जनरेट हुए हैं एंड फाइनली क्लोजर रहा 1226.39 का इजाफा, यानी कि 1000 पॉइंट से भी अबव का इजाफा आज के मार्केट में देखा गया। ज़बरदस्त मार्केट देखी जा रही है। 100 इंडेक्स अपडेट्स हम आपने देखे, यहाँ पर मंडे से मार्केट का एक जो एनर्जी लेवल है, एक एंथुजियाज्म है, वो काबिल तारीफ़ है। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी डेली बेसिस पे आ रहे हैं और लोकली और फॉरनर्स की भी बाइंग देखी जा रही है। दिस इज़ द रीज़न कि मार्केट में एक ल्यूक्रेटिव परफॉर्मेंस है। प्राइस अर्निंग मल्टीपल जो है वो काफ़ी जो हम कह सकते हैं कि चीप दिखाई दे रही है। रीजन में अभी हम लो PE पे हैं, तो यकीनन मजीद चाम बाकी है। ब्रेक की जाने चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हम देख रहे हैं कि गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद साहब ने कहा है कि तमाम जो चैलेंजेस हैं इकॉनमी के हवाले से और ख़ासकर हमने देखा कि कितने ज़्यादा एक वर्स्ट सिचुएशन थी, उन चीज़ों पर काबू पाया गया और काफ़ी एक इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट की जानिब से लिए गए, जिसकी वजह से अब हम देख रहे हैं कि तमाम पर्क्स हमारे सामने आ रहे हैं। आज इसके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कितना ज़्यादा इकॉनमिक इम्पैक्ट और ख़ासकर जो 3 साल के अंदर अंदर कुछ इनिशिएटिव्स का इम्पैक्ट आया है जो कि अनपॉपुलर डिसीजन थे और वाकई उनकी वजह से एक फ्रूटफुल इम्पैक्ट जो है वो देखे जा रहे हैं। खासकर सीमेंट की एक्सपोर्ट में इजाफा देखा गया है पर ईयर, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखा जाए तकरीबन 51% का इजाफा है। एक बड़ी खुशाइन बात है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर ऑलरेडी इस साल बजट के अंदर लीनियंसी रखी गई और इसके बाद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में जो एक इजाफा देखा जा रहा है, ऑफ कोर्स ये भी बहुत अच्छी बात है। साथ साथ हम बात करेंगे रुपी डॉलर पैरिटी के हवाले से। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी दिखाई दे रहा है और अब हम देख रहे हैं कि डेली बेसिस पे कुछ पैसाज में जो रुपी एप्रिसिएशन है वो देखी जाती है। और साथ साथ हम वर्ल्ड बैंक के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए तकरीबन $2 अरब से ज़ायद कर्ज देगा। ये वर्ल्ड बैंक का जो है वो एक इनिशिएटिव है। आज ये इसके हवाले से बात करेंगे। एक रिपोर्ट देखते चलते हैं, फिर वापस आते हैं, सेकेंड सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। वतन अजीज की मईशत में सीमेंट सेक्टर को बुनियादी अहमियत हासिल है क्योंकि ये शोबा तामीराती सरगर्मियों, रोजगार के मौके, सनती तरक्की और बरामदात के फरोग में कलीदी किरदार अदा करता है। ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक अगस्त 2025 में सीमेंट की मजमूई फरोग 3.846 मिलियन टन रही, जो अगस्त 2024 के मुकाबले में 12.45% ज्यादा है। सीमेंट की मकामी फरोख्त पे 10.33% और बरामदात में 22.13% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इलाकाई सतह पर जनूबी मिल्स ने सबसे नुमाया कारकर्दगी दिखाई, जहां फरोख्त तकरीबन 26% और बरामदात 32% बढ़ी। शिमाली मिल्स ने भी 8% से जायद इजाफा किया। माली साल 2025-26 के इब्तदाई 2 माह में मजमूई फरोख्त 20.88% इजाफे के साथ 7.847 मिलियन टन तक जा पहुँची, जबकि बरामदात में 51% की गैर मामूली नमू देखी गई है। माहिरीन के मुताबिक सीमेंट सेक्टर की तरक्की न सिर्फ मुल्क की तामीराती सनत और इंफ्रास्ट्रक्चर को सहारा दे रही है, बल्कि ज़र-ओ-मुबादला कमाने और मुआशी इस्तेहकाम में भी अहम किरदार अदा कर रही है। यही वजह है कि इसे पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल का एक मजबूत सतून करार दिया जा रहा है।
आप देख सकते हैं कि सीमेंट सेक्टर की एक्सपोर्ट में 51% इजाफे का मकसद ये है कि हमारे पास एक नया सेक्टर ऐड ऑन हो जाता है जब हम एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। एक टेक्सटाइल सेक्टर, आईटी सेक्टर, राइस और ये तमाम चीज़ें मिलने के बावजूद अब अगर कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटी है ये भी ऐड ऑन हो जाती है, यानी कि सीमेंट भी ऐड ऑन हो जाता है, स्टील भी ऑफ कोर्स इसके अंदर आएगा आने वाले दिनों में, तो ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव होगा और यकीनन इसके ऊपर तमाम हम कह सकते हैं कि कंपनीज हैं या पाकिस्तान में जो सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए भी एक जो हम कह सकते हैं गवर्नमेंट की जानिब से इनिशिएटिव्स दिए गए, वो भी बड़े खुशाइन इसके ऊपर जो है वो इनिशिएटिव्स थे। आज मजीद बात करेंगे इसके ऊपर, लेकिन कमोडिटीज़ अपडेट्स भी देखते चलते हैं हमारे पास क्या अपडेट्स हैं। लेट्स हैव अ लुक। कमोडिटीज़ में सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 3,74,082 रुपीज़। आज लोकल मार्केट में गोल्ड के प्राइस हायर साइड पे दिखाई दे रहे हैं। गोल्ड पर 10 ग्राम 3,21,056 रुपीज़, जो एक हम कह सकते हैं कि लोकल मार्केट में गोल्ड के प्राइसेस बढ़ चुके हैं और जिसका इम्पैक्ट इंटरनेशनली गोल्ड प्राइसेस का है, जो कि आज के दिन देखा जाता है 3,519.61 डॉलर, यानी कि इंटरनेशनली गोल्ड प्राइसेस अपवर्ड ट्रेंड शो कर रही है वाज़े तौर पे। ऑयल WTI पर बैरल 64.25 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 67.9 डॉलर। हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस में कमी देखी जा रही है इंटरनेशनली, जिसका इम्पैक्ट भी एक अच्छा होगा और पाकिस्तान के लिए इन्फ्लेशन के नंबर्स में कमी देखी जाएगी। मजीद बात करेंगे, लेकिन करेंसी अपडेट्स भी देखते हैं हमारे पास क्या अपडेट्स हैं। करेंसी में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 327.35 रुपीज़, सेलिंग वॉज 327.94। यूके पाउंड बाइंग रही 376.35, सेलिंग वॉज 377.02। यूएस डॉलर बाइंग रही 281.6, सेलिंग वॉज 282.1। चाइनीज यॉन बाइंग रही 39.42, सेलिंग वॉज 39.49। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं जी। सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 75.06 रुपीज़, सेलिंग वॉज 75.19। यूएई दिरहम बाइंग एट 76.68, सेलिंग वॉज 76.81। कतरी रियाल बाइंग रही 77.42, सेलिंग वॉज 77.55। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 922.34, सेलिंग वॉज 923.98। ये थे करेंसी अपडेट्स आज की मार्केट में। आप देख सकते हैं कि रुपी एक एप्रिसिएशन की तरफ देखा जा रहा है, जबकि डॉलर प्राइस में डेली बेसिस में कुछ ना कुछ जो है वो गिरावट देखी जा रही है। इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर द इकोनॉमी। अगर हम बात करें बिजनेसेस के हवाले से तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं कि ये तमाम जो एक सर्कमस्टांसेस हैं इससे फ़ायदा उठाएं। मज़ीद बात करेंगे, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप्स के हवाले से और एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर के हवाले से। तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान में ये भी एक पेनिट्रेशन देखी जा रही है, खासकर स्टार्टअप्स का होना, और पाकिस्तान में कुछ जॉइंट वेंचर्स भी हो रहे हैं, न्यू भी आ रहे हैं, जिसका बड़ा एक ज़बरदस्त फ्यूचर भी देखा जा रहा है। तो आज हमारे साथ भी कुछ गेस्ट मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सना खटक साहिबा, आप एंटरप्रेन्योर हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं अशर बाज़ेब सईद साहब, आप भी एक हम कह सकते हैं इमर्जिंग बिजनेसमैन है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। सबसे पहले सना मैं आपसे पूछना चाहूँगी, स्टार्टअप्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो क्या दिखाई दे रहा है पाकिस्तान में, इसको कैसे वेलकम किया गया, और स्टार्टअप्स के जो आइडियाज़, ऑफ कोर्स एक न्यू आइडिया होता है जिसको हम स्टार्टअप कहते हैं, और इट्स अ काइंड ऑफ SME थिंग, क्योंकि बहुत छोटा सा एक आइडिया होता है और जो कोई बहुत ज़बरदस्त एक हम कह सकते हैं शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो इसके हवाले से हमें बताइए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में अभी देखी जा रही हैं। पाकिस्तान जैसी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के अंदर स्टार्टअप्स बहुत से मसलों का हल हो सकते हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा कि स्टार्टअप में पुराने या नए मसलों का नए तरीक़ों से हल ढूंढा जाता है, जिसमें अक्सर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी शामिल है। सो पाकिस्तान के मसाइल जैसे आप पानी देख सकती हैं, एनर्जी क्राइसिस, बहुत से इस किस्म के मसाइल हैं जिसमें ऐसे बहुत सारे नए इनोवेटिव आइडियाज़ को लाया जा सकता है और बहुत वार्म वेलकम दिया भी जा रहा है। बहुत सारे नेशनल लेवल पे PM के काफ़ी प्रोग्राम्स चल भी रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है स्टार्टअप्स को कि वो आगे आएँ और मसाइल के हल पेश करें। तो एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, वार्म वेलकम है स्टार्टअप्स के लिए पाकिस्तान में। राइट।
अशर बाज़ेब साहब, ये भी बताइए आप कि एक तरफ हमने स्टार्टअप्स के हवाले से देखा या न्यू बिजनेसेस को वेलकम नोट मिलता है पाकिस्तान में, और जॉब क्रिएटर ज़्यादा एक हम कह सकते हैं कि वेलकम किया जाता है एज कंपेयर एज कि अगर थोड़ा सा जॉब सीकर के हवाले से बात की जाए। तो ये बताइए कि स्टार्टअप्स पाकिस्तान में जो ऑफ कोर्स न्यू आ रहे हैं, तो कौन से सेक्टर में ज़्यादा स्टार्टअप्स आ रहे हैं और क्या चीज़ न्यू है जो देखी जा रही है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ और एज़ कम्पेयर टू द रीजन? अस्सलाम वालेकुम, सो थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, जो ऑल ओवर एआई का बूम है, ठीक है, सो इस वक्त जो स्टार्टअप्स सबसे ज़्यादा हमें देखने को भी मिल रहे हैं, दैट इज़ काफ़ी सारा उसके अंदर एआई का पार्ट आ रहा है। एआई इन एजुकेशन, एआई इन ट्रांसपोर्ट, एआई इन एनर्जी सेक्टर, इन चीज़ों का सबसे कॉमन बूम है। और स्टार्टअप का पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा इम्पैक्ट उस वक्त होगा जब स्टार्टअप बने पाकिस्तान के अंदर और वो ग्लोबल सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू करे, ठीक है। सो इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की तरफ आती है। सो पाकिस्तान में सबसे कॉमन स्टार्टअप्स जो कि एक काफ़ी सारी पजीरारी उनको मिल भी रही है, दैट इज़ वो चीज़ें जो कि SaaS के ऊपर काम कर रही हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स जिनको आप लोकली भी रन कर सकते हैं और वो एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर बाहर की मार्केट को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। सो दिस इज़ द बिगेस्ट बूम इन पाकिस्तान ऑफ दी स्टार्टअप्स। राइट। अच्छा, आपका भी कोई स्टार्टअप है, उसके बारे में बताइए। सो माई स्टार्टअप्स नेम इज़ ईजी गीज़र। ईजी गीज़र आपके गीज़र को, जो कि आपके घर में एक पीछे बहुत बड़ा सारा ड्रम लगा होता है, इसके नीचे बड़ा सा चूल्हा लग रहा होता है, उसको ईजी टू यूज़ कर देता है बनाने के लिए। द पर्पज़ इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल। आप अपने मोबाइल से एक दफ़ा गीज़र को सेट कर दें और उसके बाद में वो अपना चलता रहेगा, आपको एनर्जी की बचत देगा और आपको कन्वीनियंस देगा, जो आपको रोज़ सुबह उठ के पायलट ऑन करना पड़ता है। सो माई स्टार्टअप इज़ अराउंड कि हम लोग एनर्जी कंजम्पशन के ऊपर काम कर रहे हैं, एनर्जी सेविंग्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और हम लोग पाकिस्तान में जो बहुत बड़ा एक इम्पोर्ट बिल बनता है एनर्जी का, हम उसको सेव करने के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा सना, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ख़ासकर जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उनको बहुत एक मोटिवेशन है कि किसी ना किसी तरीके से बस ग्रेजुएशन करनी है और फिर एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, स्टार्टअप करना है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उनको क्या मैसेज देंगी आप कि जो एक आपका एक्सपीरियंस है ओवरऑल मार्केट सर्वे के बाद? देखिए, कहा तो यही जाता है कि जो ज़्यादातर स्टार्टअप्स सक्सेसफुल होते हैं वो अपनी 35 इयर्स की एज के बाद होते हैं, बिकॉज ये दुनिया की सबसे स्ट्रेसफुल जॉब है, जहाँ एक ही बंदा अपना कमरा साफ़ भी करेगा, ऑफिस के कमरे की बात कर रही हूँ, उसमें काम भी करेगा, टेक्नोलॉजी भी डेवलप करेगा, उसको मार्केट भी करेगा। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल जॉब्स हेयर। जो लोग एकदम से आना चाहते हैं इस फील्ड में इन वेरी यंग एज, उनके लिए ये या तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है या बहुत ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। बहुत अच्छी इस लिहाज से कि उनके पास एनर्जी होती है, नए आइडियाज़ होते हैं, और यंगस्टर्स की तरफ एक बहुत अच्छा रुझान भी है इन्वेस्टमेंट का। पीपल वांट टू इन्वेस्ट इन न्यू यंग पीपल। लेकिन अगर स्ट्रेस और इन सारी चीज़ों को मैनेज करने की आदत ना हो तो डिजास्ट्रस भी हो सकता है, डीमोटिवेट हो सकते हैं, इन्वेस्टर का पैसा भी ज़ाया हो सकता है। हम देख सकते हैं कि स्टार्टअप्स 2 और 3 काइंड्स होते हैं कि वो बिजनेसेस जो लोग स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, आप उनको देख के भी स्टार्ट कर लेते हैं, और कुछ ऐसी जो न्यू बिजनेसेस, और कुछ ऐसे होते हैं जो आप बिल्कुल नया आइडिया, जैसे आप बोल रही हैं कि वो लेकर आते हैं। तो कौन से सक्सेसफुल ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं? टोटली डिपेंड्स अपॉन डिमांड। जैसे चीज़ का आजकल चीज़ खाने, पनीर का बहुत रुझान है, सो कई स्टार्टअप्स इसमें आए हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा मार्केट में डिमांड है कि स्टिल देयर आर मेनी पीपल हु कैन कम। ये चीज़ एक स्टार्टअप था। अगर पाकिस्तान की मार्केट पे हम थोड़ा सा देखें तो शेल्फ में बहुत सारे ब्रांड्स भी होते हैं, और कुछ नई चीज़ को कि अटेम्प्ट करना वो भी एक बड़ा मुश्किल काम होता है। तो कैसा एक्सपीरियंस है अगर हम, क्योंकि वी आर 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, डेयरी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, फिर भी हमारी इतनी कोई ऐसी ब्रांड नहीं है जो पूरी ग्लोबली उसकी एक्सेस रिकग्नाइज्ड हो। इसमें तो ऐसा है कि हमारी रिसर्च इतनी नहीं है। कुछ प्रोडक्ट्स के लिए आपको कल्चर्स चाहिए होते हैं, फ्लेवर्स चाहिए होते हैं, मशीनरी चाहिए होती है, जो पाकिस्तान में नहीं है। तो हमारे पास रॉ डेयरी बहुत है, लेकिन उसको मैन्युफैक्चर करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने की अभी हमारे पास सलाहियत नहीं है। सो उस चीज़ पे थोड़ी सी ज़रूरत है कि ध्यान दिया जाए। राइट। और अगर फिनिश प्रोडक्ट्स की बात की जाए, मैं अशर साहब आपसे पूछना चाहती हूँ, तो उसके हवाले से क्या आप समझते हैं कैसी मार्केट है और पाकिस्तान में कैसे इसको एक्सपोजर दिया जा रहा है? सो पाकिस्तान, जैसे आपने बात की, 5th लार्जेस्ट डेयरी प्रोड्यूसर है, और पाकिस्तान एक 5th लार्जेस्ट इकॉनमी, एक पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड भी है, ठीक है। सो हम लोगों की एक बहुत ख़राब आदत जो पिछले बहुत अरसे में, कुछ डेकेड्स में बन गई, कि हम लोग हर चीज़ फिनिश प्रोडक्ट इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड दिस इटसेल्फ, पाकिस्तान इटसेल्फ इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी कि उसको फिनिश प्रोडक्ट्स यहाँ पे लोकली भी बने और हम यहाँ से फिनिश प्रोडक्ट्स बनाकर उनको एक्सपोर्ट करें। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली हमने देखा होगा कि चाइना का जो एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ विद द वेस्ट, के जो टैरिफ्स का मसला है। सो पाकिस्तान एक वैल्यू एडिशन कंट्री के तौर पे बहुत अच्छा बिहेव कर सकता है कि चीज़ों को, रॉ मटेरियल्स को यूज़ करे
उन रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट्स जिसकी वेस्टर्न मार्केट के अंदर डिमांड है, उन प्रोडक्ट्स को यहाँ से बना के एक्सपोर्ट किया जाए। सो दिस इज़ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके लोकल कंजम्पशन के लिए भी और एक्सपोर्ट कंजम्पशन के लिए भी उनको मैन्युफैक्चर करना और बनाना। राइट, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है, बट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच अशर साहब, आपने ज्वाइन किया। सना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में बात हुई और ख़ासकर हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़, अगर हम बात करें बिजनेसेस के हवाले से, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मौजूद हैं। बस आइडिया ये है कि जल्दी से उसको स्टार्ट भी किया जाए और हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो इस मामले में काफ़ी एनर्जेटिक दिखाई देते हैं। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।